नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे CKD के बारे में। आपने अभी तक हमारे चैनल पर कई ऐसे पेशेंट को देखा होगा जो CKD की प्रॉब्लम से ग्रसित है, और ऐसे कई हमारे पास मेल्स आ रहे हैं कि CKD को लेकर हमारे कई ऐसे भ्रम हैं जिनको दूर कीजिए। और इसी की वजह से आज हम आपके लिए एक खास साक्षात्कार लेकर आए हैं, और अभी मेरे साथ डॉक्टर पुरु धवन मौजूद है और मैं मौजूद हूँ साई संजीवनी में, दैट इज द यूनिट ऑफ श्रेयस। अच्छा डॉक्टर पुरु धवन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। अच्छा, CKD के बारे में वैसे तो कई चीज़ें लोगों को जानकारी है ही पहले से ही, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा इसके बारे में हमें डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम होती है। देखो, CKD मीन्स क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और इसको आप आसान भाषा में किडनी फेलियर भी कह सकते हो कि किडनी अगर किसी भी रीज़न से धीरे धीरे ख़राब हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, CKD कहते हैं। और इसके पीछे कारण, जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं, बस दो मेन चार कारण हैं, BP और शुगर। BP शुगर अगर किसी को है तो उसकी किडनी ख़राब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और कारण हैं बट वो इतने बड़े नहीं हैं, 20% में आते हैं, जैसे IgA नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी, लूपस नेफ्राइटिस। ये भी CKD की ही क्लासिफिकेशन है, बट 80% जो केसेस होते हैं वो डायबिटीज़ और BP से किडनी खराब होते हैं, वो होते हैं। अच्छा, जो कई ऐसे पेशेंट होते हैं, अगर किडनी की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वह ज़्यादातर किसी और अन्य पैथियों में जाना शुरू करते हैं या फिर उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि वो जो पैथी की अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या वो उन्हें हार्म कर रही है और कैसे हार्म कर रही है? देखिए, कोई भी पैथी गलत नहीं है, बट हर किसी पैथी के अंदर अपनी कुछ खूबियाँ हैं और कुछ खामियाँ हैं। आयुर्वेद की भी बात करूँ तो कुछ खूबियाँ कुछ खामियाँ हैं, एलोपैथी की भी कुछ खूबियाँ हैं कुछ खामियाँ हैं। तो हमें सबकी खूबियाँ लेनी होती है, वो खामियों को ना रिजेक्ट कर देना होता है। तो अगर हम बात करें कि पेशेंट के लिए क्या सही है, पेशेंट के लिए सही रहता है कि जो भी उसको सही ट्रीटमेंट मिले, किडनी खराब और ना हो, किडनी डाउन हो, यही बेस्ट है। अब उसे किसी भी पैथी से मिले, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? पेशेंट की किडनी अगर बच रही है, अगर पेशेंट उसके लिए मिट्टी भी खा रहा है और उसे आराम मिल रहा है, तो मिट्टी अमृत हो गई। बस वही होता है, पैथी में कभी भी ट्रीटमेंट नहीं होता, डॉक्टर से ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई डॉक्टर कहता है ओके ठीक है, आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो या फिर आप ये वाली होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो, और दोनों की कॉम्बिनेशन से, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की कॉम्बिनेशन से आपकी किडनी बेटर हो जाए, तो फिर आप कहोगे कि आपने तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपने होम्योपैथिक क्यों दे दी? ठीक है ना। कुछ चीज़ें किसी भी डॉक्टर को एक्सपीरियंस से मिलती हैं, उसे बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता। और मेरा ये मानना है कि हमें जो एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है पेशेंट को देख के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या पढ़ कर आए थे। अगर मैं किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आप एलोपैथिक मेडिसिन में रखोगे, बट जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट सिर्फ बेकिंग सोडा की टैबलेट है, बट वो पेशेंट के लिए ज़रूरी है। अगर मैं पेशेंट को हम नहीं देते तो पेशेंट की केटोनिन के लेवल तेज़ी से बढ़ते हैं, बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे वो चाहिए। अब BP और शुगर मैनेज करने में नो डाउट एलोपैथी आयुर्वेद से बेटर है। आप आज मेडिसिन खाओगे और आज ही आपका BP और शुगर कंट्रोल में आ जाएंगे, बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलेगा, बट स्लो मिलेगा। तो आपको अगर अभी कंट्रोल करना है तो एलोपैथी अच्छी, आपको परमानेंट तरीके से ठीक करना है तो आयुर्वेद अच्छा। तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि अभी शुगर ठीक हो भी गई और लॉन्ग टर्म में ख़त्म भी हो गई। तो दोनों की कॉम्बिनेशन या मल्टी जब हम पैथी यूज़ करते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी, तो हमें बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कंपेयर टू सिंगल पैथी पे। आपके पास कौन से स्टेज पे पेशेंट आते होंगे CKD के? 1st to 5th सारे मिलते हैं। सब ठीक होते? सब ठीक नहीं होते। अगर आपकी क्लास 5th है तो हम ये कहें कि पूरी किडनी ठीक हो जाएगी, इम्पॉसिबल है, क्योंकि किडनी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मर गया, और मरा हुआ टिश्यू वापस नहीं आने वाला। सिर्फ वही टिश्यू, वही नेफ्रॉन्स वापस आते हैं जो बीमार है, जिंदा है। आप जिंदा को ठीक कर सकते हो, बीमार को ठीक कर सकते हो, बट मरे को जिंदा नहीं कर सकते। तो हम क्या होगा, जैसे मान लो किडनी लेवल आपका 8 था जब आप मेरे पास है, तो वो 4-5 तक नीचे आ जाएगा, बट वो 8 का 0 नहीं होगा। अगर आपका लेवल सपोज करो 6 है तो वो 3 तक नीचे जाएगा। हाफ कर लो, जो भी आप फिगर लेकर आ रहे हो अपने माइंड में हाफ कर लो, आप वो अचीव कर सकते हो मेरे साथ। बट आप सोचो कि मैं उसे पूरा रिवर्स कर दूँ सारे पेशेंट्स में, नहीं। कुछ पेशेंट एक्सेप्शनल होते हैं और वो हर डॉक्टर के पास होते हैं कि जहाँ पर हम शुरू करते हैं 12 के लेवल पे और उसको 0 पे ले आते हैं।
वो हर किसी के पास होते हैं, बट आप उसको एवरेज नहीं मानते। एवरेज जो आपकी है वो यही है कि क्रिएटिनिन लेवल आप जो लेकर आ रहे हो उसका हाफ होना। आपके पास आपने कहा कि कुछ सेल्स जो मर जाते हैं वो रिवाइव नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो बच जाते हैं सारा भार तो उन पे चला जाता है, तो बॉडी के लिए वो प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है? देखो, एक बार आपने क्रिएटिनिन डाउन कर लिया, अब डिपेंड करता है आप पेशेंट की एज क्या है। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 2 है और आपकी एज 18 साल है और आप एक और पेशेंट है जिसकी उम्र है 70 साल, का लेवल है 2, तो कौन से पेशेंट में दिक्कत बड़ी, किस में छोटी है? क्यों? दोनों के लेवल तो सेम है। एज, अगर किडनी एक बार ख़राब होनी शुरू होती है तो आप उसे रोक सकते हो, कुछ टाइम थाम सकते हो, वो 5-10 साल हो सकते हैं, बट उसको आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए थाम नहीं सकते। अगर पेशेंट की उम्र 18 साल है तो उसके सामने वहाँ से 60 साल और पड़े हुए हैं उसकी ज़िंदगी के। अब 60 ईयर्स क्या आप उसकी किडनी की कंडीशन को थाम पाओगे? ये दिक्कत होती है। वहीं 70 में क्या 10 साल आप पार करवा दोगे क्रिएटिनिन लेवल 2 के साथ। तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है कि हमने ट्रीटमेंट किस तरह से रखना है। अब किसी पेशेंट के लिए डायलिसिस 60 साल भी पॉसिबल नहीं है, और अगर हम 18 साल में ट्रांसप्लांट भी करते हैं तो भी सिर्फ 10 साल निकलते हैं, 10 से 15 साल निकलते हैं मैक्सिमम, वो भी अगर अच्छे से हो गया तो कंडीशन अप्लाई। तो ऐसे पेशेंट के लिए तो सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं अगर आप 18 साल के हो ना, आप मेडिसिन स्टार्ट करो, जब तक आपका लेवल डायलिसिस का नहीं हो जाता मेडिसिन पे रहो। आपके लेवल बढ़ेंगे बट वो इतने स्लोली बढ़ते हैं कि आप तब तक 40 की हो चुके होते हो। मैं 60 नहीं कह रहा, मैं 70 नहीं कह रहा, मैं कह रहा 40 तक, 20 साल निकल गए आप पे। उसके बाद आपको लगता है कि ओके ठीक है, मेरे पास अब सेकंड कोई चीज़ अपनानी पड़ेगी, तो हम क्या कहते हैं कि आप ट्रांसप्लांट पर जाओ। ट्रांसप्लांट में आपको 10-12 साल मिल गए, 40 के या 50 के आसपास आ गए। अब यहाँ से आपको डायलिसिस पर ही रहना पड़ेगा, तो 55 के बाद जो लाइफ मिलेगी वो डायलिसिस पे मिलेगी। तो इस तरह से एक रिले मैच होता है जो एक एक करके रनर आते हैं और पेशेंट की लाइफ को लंबा करते हैं। अच्छा, अब कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता स्टेजेस की। अगर हम बात कर रहे हैं कि CKD की स्टेजेस 5 तक पहुंच के उन्हें पता ही नहीं चलता, और मोस्ट ऑफ अगर मैं डॉक्टर से बात करती हूँ CKD के डॉक्टर से, तो वो कहते हैं कि मेरे पास 5th स्टेज के ज़्यादातर आते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या होंगे जिनसे पता चल जाए स्टार्टिंग में ही कि उन्हें किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है? तो एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बुक से भी बताता हूँ। तो बाय बुक और बाय एक्सपीरियंस एक सिम्टम सबसे पहले मिलता है, वो है यूरिन में प्रोटीन का लीक आउट होना। और जब यूरिन में प्रोटीन लीक आउट होता है तो यूरिन फ्रॉथी हो जाता है, झागदार हो जाता है। तो जब हम यूरिन करते हैं, देख रहे हैं कि बहुत सारे झाग बन रही है, तो वो पहला साइन होता है जो बता देते हैं कि कुछ ना कुछ किडनी के साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है वो नहीं। उसके बाद सेकेंड स्टेप बनता है ये चेक करना कि यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो प्रोटीन जब यूरिन में प्रोटीन आ रहा है वो इन्फेक्शन से आ रहा है। बट अगर इन्फेक्शन नील आ जाए तो वो साइन होता है कि ये जो प्रोटीन लीक आउट हो रहा है, ये लीक आउट हो रहा है किडनी की डैमेज की वजह से। ये पहला साइन होता है। और बाकी जितने भी साइन एंड सिम्टम जो किडनी फेलियर पेशेंट में आएंगे, इसी के ही आगे बनेंगे वो। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से स्वेलिंग आना, या प्रोटीन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन डाउन होना, किडनी का साइज छोटा होना, बट वो बीपी से होता है। बट सिम्टम्स इसकी वजह से जनरेट हो जाते हैं बॉडी में। और हमारे चैनल पे भी, अन्य चैनल्स पर भी आजकल CKD के पेशेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कोई कारण है कि इतनी तेज़ी से एक रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है? हमारे खाने पीने की वजह से, अपना सेहत का ध्यान ना रखने की वजह से। अब किडनी के फेलियर के पेशेंट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि डायबिटीज़ और बीपी ये तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर बीपी और डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर लोगे तो 80% पेशेंट तो ख़त्म हो गए। तो आप सोचो ना कि 80% पेशेंट बीपी शुगर से आ रहे हैं। अगर बीपी हाई है, ठीक है, गोली खा ली, चेक नहीं किया, मैं बीपी गोली खा लेता हूँ, ये आपने अपना यहाँ पे फर्स्ट पूरा कर दिया, बट चेक नहीं किया, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका बीपी फिर दोबारा से बढ़ जाता है मेडिसिन लेते हुए भी, और आपको पता नहीं लगता। आप इस भ्रम में रह जाते हो कि मेरा बीपी ठीक होगा, बट वो होता नहीं है। और धीरे धीरे आपकी किडनी जब खराब होती है फिर आपको परेशानियाँ शुरू होती हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ से होता है। पेशेंट ये सोचता है डायबिटीज़ ही तो है, हर दूसरे को तो है, मेरे दोस्त को भी है, सबको डायबिटीज़ है, सब बड़े मज़े से खा रहे हैं, मैं भी खा लेता हूँ। बट आपको ये समझना है कि अगर आपको डायबिटीज़ या बीपी की दिक्कत है तो 4 में से 1 को ही किडनी फेलियर होता है, सबको नहीं होता। तो अगर वो पास हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पास हो जाएंगे, आप फेल हो सकते हैं। तो आपको अपने बीपी और शुगर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज रखने की ज़रूरत है, और ख़ासकर एज 35 के बाद।
बीपी शुगर अपना चेक करो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, अपने रिपोर्ट्स करवाओ, अपने बर्थडेज पे एक डे फिक्स कर लो कि आप पूरी फैमिली टेस्ट करवा रहे हो कि ये सब चेक हो रहा है कि KFT क्या है, LFT क्या है, विटामिन D कैसा है, B12 कैसा है, थायराइड कैसा है। तो उससे क्या होता है, स्क्रीनिंग हो जाती है, कोई बीमारी आने से पहले ही पकड़ में आ जाती है। और जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आएंगी ना, उतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हो। अच्छा, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, कुछ पेशेंट आपके पास होंगे, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी लेनी थी आपसे, आपके पास रिपोर्ट्स होंगे, वो दिखाइए। हाँ, रिपोर्ट्स है ना, आपने मंगवा रखी थी हमसे आज, आप भी तो एकदम शॉर्ट नोटिस दे देते हो। शॉर्ट नोटिस देना पड़ता है लोगों को, रिजल्ट से मतलब है। आज रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। ये एक है भानु प्रताप सिंह, आप इसको स्क्रीन पे दिखा देना, मैं दिखाना है सारे होंगे। मुश्किल होता है। तो ये कहाँ के हैं, लखनऊ के पेशेंट हैं और इनका जून की रिपोर्ट है, 23 जून की। 23 जून का किडनी लेवल उनका है 11.2। मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, फोटोस्टेट है 11.2, ठीक है। और ये इनकी ठीक तकरीबन 1 महीने बाद की 18/7 की रिपोर्ट है और किडनी लेवल है 8.4। अब 11.2 मतलब पेशेंट डायलिसिस वाला है कि इसे डायलिसिस के बिना कुछ नहीं होगा, ये पेशेंट एक तरह से कह लो कि ख़त्म टाइप है। अब इसका लेवल जो है 1 महीने में ही 8.4 आने का मतलब है कि डायलिसिस से हम बच गए, अब डायलिसिस की अब ज़रूरत नहीं है। अब लेवल अभी भी किडनी ख़राब है, 90% किडनी ख़राब है, बट अब किडनी थोड़ा बहुत काम करके किडनी को, यूरिया को पहले से बेटर मैनेज कर रही है। अब पेशेंट की यहाँ पर एज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एज मेंशन है तो 67 ईयर्स। अब 67 की एज है, ठीक है। अब हमने बस इनको 10 साल ही तो खींचना है, 10 साल भी नहीं खींच पाए, मान लो कि 5 साल भी इनको ले जाते हैं तो इनकी एज होगी 72। फिर वहाँ से 5 साल अगर डायलिसिस भी करवा लेते हैं, कितनी एज होगी, 77 जी। तो इन्होंने जो अपने लेवल्स हैं बहुत अच्छे डाउन किए हैं, विद इन अ मंथ बहुत अच्छे डाउन किए हैं। पहले इनको डायलिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, अब इनको डायलिसिस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लेवल अब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट से नीचे की तरफ आ गए हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये हम 80% पेशेंट्स में दे देते हैं। आपने कहा 1 महीने के अंदर में ये रिजल्ट्स हैं, मतलब 90% तक अभी भी ख़राब है, जैसा आपने जानकारी दी। क्या आपने इन्हें ट्रीटमेंट दिया था जो 1 महीने के अंदर भी ये? देखो, किसी भी पेशेंट में, इनके स्पेसिफिक का छोड़ो, आप ये समझने की कोशिश करो कि किसी भी पेशेंट में आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो उसकी जड़ से। किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, किसी भी केस के अंदर कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा। 80% पेशेंट में क्या कारण होता है, बीपी या शुगर। अगर बीपी शुगर को आप मैनेज कर देते हो परफेक्ट तरीके से, डे 1 पे, पहले हफ्ते में अगर बीपी शुगर मैनेज हो गया ना, तो किडनी को और डैमेज नहीं जाता बीपी और शुगर से। अब जब नया डैमेज नहीं जा रहा तो बॉडी के पास एक पावर होती है अपने आप को ठीक करने की, इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, आप इसे हीलिंग पावर कह लो। जैसे आपको चोट लगी तो जख्म भर जाता है, इसी तरह से बॉडी में कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो बॉडी इसको खुद अपने आप ठीक करने की कोशिश करती है। हम बस उसको सपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। जब हम थोड़ी सी सपोर्ट लगाते हैं, बॉडी में ताकत हो, पेशेंट ढंग से खाना खा रहा हो, तो किडनी लेवल डाउन हो जाते हैं। वहीं पर अगर पेशेंट खाना पीना बंद कर दे या बहुत कम कर दे या फिर या तो डिंडा उबाल के खा रहा हो ना, तो होता ही है कि बॉडी कमज़ोर होना शुरू होती है। और बॉडी जितनी कमज़ोर होती चली जाएगी उतनी ही उसकी हीलिंग पावर छूटती चली जाएगी। लेवल जो हम खाना पीना बंद करते हैं, कम कर देते हैं या वेट लूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो किडनी डाउन होता है। वो इसलिए डाउन होता है क्योंकि मसल मास कम हो रहा है और किडनी मसल्स में बनता है, तो मसल्स कम हुई, किडनी कम हुआ, तो रिपोर्ट आपको लगेगी बहुत अच्छी आ रही है कि मैंने किडनी डाउन कर लिया। बट आपको ये सोचने की ज़रूरत होती है कि ये जो सिलसिला है ये कब तक चलेगा। क्या आप इसे पूरी ज़िंदगी कर पाओगे, क्या आप पूरी ज़िंदगी या तो डंडे पे रह पाओगे, क्या बुरे हुए खाने पे रह पाओगे। तो रिजल्ट क्या होता है कि 2-3 महीने के बाद बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किडनी को हील अप कर सके और बेटर परफॉर्म कर सके। तो जो किडनी डाउन गया था, मान लो कि 6 से वो 4 पर भी आया, वापस इंक्रीज़ करेगा, बट अब वापस 6 पे नहीं रुकेगा, अब वो 10 पे रुकेगा। क्योंकि अब किडनी को जो ताकत चाहिए डेली, जो डे बाय डे काम करने के लिए, वो भी बॉडी में नहीं जा रही क्योंकि आपने खाना ढंग से खाया नहीं है, आपने बॉडी को एनर्जी प्रॉपर दी नहीं है। तो अब आपका डायलिसिस शुरू होता है। अब एक और दिक्कत है, अब आप जब वीकनेस लेके डायलिसिस करवाने जाते हो ना, तो वहाँ पर आपका सर्वाइवल रेट बहुत ख़राब है। आप 6 मंथ टिक नहीं पाओगे डायलिसिस के ऊपर। मगर अगर आप पहले ढंग से खाते पीते और फिर जाते तो आपके 10 साल निकल जाते डायलिसिस पर। तो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए,
कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करो बट अपनी बॉडी में वीकनेस पैदा मत होने दो, मत होने दो, मत होने दो, क्योंकि अगर बॉडी में वीकनेस जनरेट होनी शुरू हो गई तो आगे के जो दो रास्ते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, ये दोनों ही बंद हो जाएंगे और आप इस वीकनेस को कभी रीगेन नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रो। इस खास साक्षात्कार में CKD को लेकर कई जानकारियां दी गई। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही खास साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रखिए।